गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, देखें कौन कौन फ्यूचर डॉक्टर्स आ गए हमारे साथ। हिमांशु, रितु, बरखा, विद्या, रैनी, अंशिका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए 2 आर्टरी आपको सामने नजर आ रही हैं। विधि गुड मॉर्निंग, शान्या गुड मॉर्निंग, बरखा गुड मॉर्निंग। आप लोगों के काफ़ी लोगों के 4-5 लोगों के और मेरे पास मैसेज आ गए थे, मैंने काफ़ियों को ऐड कर दिया है। 3-4 लोग रह गए, उनको भी आज ऐड कर दूंगा। ठीक है, शाम को। एक्चुअली सुबह से मैं लगातार क्लासेस के अंदर हूँ और रात को भी मैं लेट तक क्लास लेता रहा था क्योंकि मैं बीमार हो गया था। तो जितनी क्लासेस मेरी ख़राब हुई थी उन दिनों, उतनी मैं अब आजकल कंपनसेट कर रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास लेकर के। ठीक है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, आज मैं सबको ऐड कर दूंगा। राइट, चलो फिर ये देखो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बताओ, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करे। ठीक है ना, कोरोनरी आर्टरी तो वही आर्टरी होती है ना। हर्षित, शिवानी, प्रशांत, समीर, साक्षी, श्लोक, जबरदस्त फ्यूचर डॉक्टर्स सामने आ चुके हैं। सप्लाइज ब्लड टू हार्ट। ठीक है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करे उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। क्लियर हो गया? जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। सरफराज, हार्ट बर्न, सरफराज डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। हार्ट बर्न में तो सरफराज क्या होता है, HCl का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, HCl ज़्यादा रिलीज हो जाता है सरफराज से, और अगर HCl ज़्यादा रिलीज हो गया, ठीक है, तो वो कार्डियक पार्ट ऑफ इसमें स्टमक में चला जाता है जो बहुत हार्ट के पास होता है। और कई बार क्या होता है कि हार्ट के अंदर ऐसी बीमारी, हार्ट के अंदर ऐसे लगना शुरू हो जाता है जैसे ना हार्ट में पेन हो रहा हो। गुड मॉर्निंग प्रशांत। ठीक है, उसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये 3 होती हैं। ठीक है, ये 3 होती हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये मान लो हार्ट है। ठीक है, तो 3 कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है, एक राइट है तो दूसरी क्या हो जाएगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और तीसरी होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तीसरी होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। बिल्कुल बिल्कुल सरफराज। सरफराज जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप देखोगे, ठीक है ना, कि बड़े से बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, सरफराज बड़े से बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट भी बिना ECG के नहीं बता सकता कि ये कार्डियक हार्ट अटैक हो गया इस आदमी को या एसिडिटी हो गई इस आदमी को। इतना जबरदस्त मिमिक करता है हार्ट अटैक को ये। 3 कोरोनरी आर्टरीज हैं, 3 कोरोनरी आर्टरीज। तीन होते हैं कोरोनरी आर्टरीज। नहीं सरफराज, बिना ECG के डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, विदाउट ECG डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। हाँ, ये सदफ बहुत अच्छा है। सदफ ने देखो एक बहुत अच्छी बात उठाई है। सदफ ने बोला है कि ये आर्टरी तो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट कहते हैं, लेकिन ये वाली जो सदफ आर्टरीज हैं, ठीक है, ये होती हैं जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये एक्सेप्शन है ECG से प्रशांत। ठीक है, 3 कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, और नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये देखो लिपिड डिपोजिशन हो गया ना, प्लाक आ गया है। ठीक है, ये प्लाक आ गया। ठीक है, प्लाक से क्या होगा, लिपिड की डिपोजिशन से क्या होगा कि ना कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। ठीक है ना, कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। ये आप देखो, ये सारा का सारा जो है ना, ये लिपिड आ गया। ये सारा आप देख रहे हो, ये लिपिड आ गया, नैरोइंग हो गई कोरोनरी आर्टरीज में।
इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, लिपिड आ जाने से। श्रवण में समझा नहीं, क्या कह रहे हो? 2 डीपीपी में कोई क्वेश्चन ही नहीं है मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिपिड का बिल्कुल सही कह रहे हो श्रवण। सरफराज, श्रवण तुम क्या कह रहे हो? सर 2 डीपीपी में कोई क्वेश्चन ही नहीं है मतलब? क्या मतलब क्या हुआ इसका? श्रवण डीपीपी मैं नहीं भेजता, मैं डीपीपी नहीं भेजता, वो मैनेजमेंट की तरफ से आता है। मैं आपकी बात बोल दूंगा, लेकिन इस बात का मैं मतलब नहीं समझा कि 2 डीपीपी में कोई क्वेश्चन ही नहीं है मतलब ब्लैंक डीपीपी चली गई। श्रवण डीपीपी ब्लैंक चली गई क्या? खाली डीपीपी गई, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया? तो खाली डीपीपी क्या खाली कागज आ गया? सरफराज और बाकी फ्यूचर डॉक्टर्स, आपके पास जो डीपीपी पहुंची है वो ब्लैंक आ गई है क्या? आपके पास उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया? संगीता कह रही है कि डीपीपी है ही नहीं। श्रवण आप कह रहे हो कि डीपीपी ब्लैंक आ गई है, बिना क्वेश्चन के आ गई, खाली पेपर आ गया बस। हो सकता है अभी तक आपके पास डीपीपी ना आई हो चैप्टर 18 की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि खाली कागज भेज दें वो आपको, उस पर कोई क्वेश्चन ही ना हो। यार ये डीपीपी में कहां फंसा दिया मुझे? प्रॉब्लम क्या है डीपीपी में? अच्छा, हाँ वही मैं पूछ रहा हूं ना, मैं ना क्या चक्कर है ये? एक तो ना डीपीपी मैं नहीं भेजता, डीपीपी मैनेजमेंट भेजता है, मैं उनको बता दूंगा। श्रवण तुमने यार किस चक्कर में फंसा दिया? मैं इतने अच्छे से कोरोनरी आर्टरी की नैरोइंग बता रहा था, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस बता रहा था, है ना। आज का टॉपिक पढ़ा लेते हैं। देखो बेटा, जो टेस्ट जाता है, जो डीपीपी जाती है, वो बेटा मैनेजमेंट की तरफ से जाती है, ठीक है। और हो सकता है कि वो डीपीपी लोड ना हुई हो, अपलोड ना हुई हो, या आपके लेवल पे ना खुल रही हो, ठीक है। ठीक है, देखो आपको मैसेज भी आ गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि आप ये डीपीपी वाला इशू बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। मैं उस समय जो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज और ये नैरोइंग और वो नैरोइंग और लिपिड डिपोजिशन और बीच में डीपीपी आ गई, हो गया बस काम। मतलब आप जा रहे हो फटाफट फटाफट, ये पेशेंट ये ठीक करो, वो पेशेंट कह रहा है कि सर जूते कहाँ हैं इसके, है ना। चलो, तो आपको मैसेज मिल गया है, केल्विन के मैनेजमेंट ने देखो बेटा आपको मैसेज डाल दिया है। हाँ प्रशांत सही कह रहा हूँ, मतलब वो मरीज आ गया आपके पास, अब आप तो डॉक्टर हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, अब आप तो लगे हुए हो कि ये सिस्टर इसको ये डालो, है ना, इस सिस्टर इसको ये वाला इंजेक्शन दो, ईसीजी लगाओ, मॉनिटर लगाओ, एड्रेनलिन डालो। बीच में कोई अगर ऐसा जूता कहाँ चला गया इसका, अब तो जूता ढूंढोगे या उसका दिल ठीक करोगे। ठीक है, चलो। पता है एक बार सुनो क्या हुआ, एक बार ना मैं बोर्स इफेक्ट पढ़ा रहा था, ठीक है। मैंने आपको भी पढ़ाया ना बोर्स इफेक्ट रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में। अब मैं बोर्स इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ सही में प्रशांत, मैं बताता हूँ प्रशांत क्या है। मैं ना बोर्स इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्लास में, अब मैं लगा हुआ हूँ बोर्स इफेक्ट पढ़ाने में। H+ ऐसे आएगा, CO2 ऐसे आएगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर्व बनेगा, नॉर्मल कर्व ही है, राइट पे शिफ्ट होगा तो बोर्स इफेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, और मैं लगा हुआ हूँ पूरा पढ़ाने में। एक है ना, आपको भी पढ़ाया मैंने, काफ़ी टाइम लिया था बोर्स इफेक्ट पढ़ाने में, ठीक है। 15-20 मिनट में पूरा लगा हुआ हूँ, उतने में एक बच्चा खड़ा हो गया, कह रहा है क्वेश्चन है। हमने कहा बोलो क्या क्वेश्चन है। कह रहा है ये जो बोर है वो ये वही केमिस्ट्री वाला बोर है। हमने कहा लो साला 15 मिनट से मैं आपको बोर्स इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ और आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो मुझसे कि ये बोर वही केमिस्ट्री वाला बोर है। मैं मुझे क्या पता कौन सा बोर है यार, बोर इफेक्ट पढ़ लो ना। तो ये हुआ है, ठीक है। नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी को बेटा हम क्या नाम देते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। और उसके अंदर ना लिपिड का, देखो बेटा लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है उसके अंदर, है ना, लिपिड डिपोजिट। हाँ सच में ये हुआ है मेरे साथ, ये पिछले साल की बात है, ठीक है। नैरोइंग ऑफ कोरोनरी, है ना। और एक ना याद रखना, एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, एक याद रखना, एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस, एक तो देखो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ना, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो इन दो रीजंस की वजह से ना, इन दो रीजंस की वजह से जो ब्लड सप्लाई होती है, हाँ मनी, ये मैंने भी देखा है, आप सही कह रहे हो मनी, कि आजकल ये काफ़ी चल रहा है, एक वो कि इसको ये भी करने दो, इसको सर्जरी भी करने दो, इसको अब पता नहीं मनी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उसमें हम क्या कमेंट करें, ठीक है ना। लेकिन अगर आयुर्वेदिक इतना ही अच्छा है तो ठीक है, फिर बच्चे एमबीबीएस क्यों बनना चाहते हैं, आयुर्वेदिक लेकर के बीएमएस कर लें, आराम से मिल भी जाती है, आराम से हो भी जाती है। और उसके बाद अगर दोनों को बराबर ही रखना है तो फिर इतनी मेहनत करके एमबीबीएस क्यों लेनी है, फिर तो आयुर्वेदिक ही ले लो, ठीक है। पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मनी ये कभी नहीं सुना कि कोई बच्चा मुझे आके कह रहा हो कि सर मैं बीएमएस की तैयारी कर रहा हूँ, सब एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हो सकता है मनी कुछ ना कुछ तो आती ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही उसके अंदर, लेकिन मुझे मनी उसके बारे में ज़्यादा पता है नहीं, ठीक है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अगर नैरोइंग हो गई, है ना, याद रखना, इफ नैरोइंग of coronary artery occurs, ठीक है, if narrowing of coronary artery occurs, ठीक है ना, अगर किसी भी कोरोनरी आर्टरी की ना नैरोइंग हो गई तो हार्ट को ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, देन है ना ब्लड सप्लाई टू हार्ट विल डिक्रीज, ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और हार्ट को जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होती है उससे ना ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। इट कॉजेज डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, ठीक है, इट कॉजेज डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट। और अगर हार्ट के अंदर ना ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई तो हार्ट के अंदर एक पेन होना शुरू होता है, दिस कॉजेज पेन इन द हार्ट, ठीक है। अगर किसी भी रीजन से हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है
तो हार्ट के अंदर ना एक पेन होना शुरू होता है, उस पेन को हम बताओ क्या नाम देते हैं, विच इज कॉल्ड, हाँ जी, एंजाइना पेक्टोरिस। उस पेन को हम क्या नाम देते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। वेरी गुड फरहीन, ठीक है, उसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। क्लियर हो गया। और अगर देखो अब ये ना 3 ब्लड वेसल थी, ये 3 है, अगर इन तीनों के अंदर परमानेंट प्लाक आ गया, ठीक है, अगर इन तीनों के अंदर मान लो किसी एक के अंदर डिपोजिशन आ गया, ठीक है, ये मान लो एक क्लॉट आ गया ब्लड वेसल में, ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी है। हाँ सरफराज, अभी बता रहा हूं मैं, अभी बताता हूं सरफराज। और ये क्लॉट आ गया, ठीक है सरफराज, क्लॉट को हम थ्रोम्बस भी कहते हैं मान लो, ठीक है, क्लॉट को हम क्या नाम देते हैं, थ्रोम्बस, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई इस कोरोनरी आर्टरी से रुक जाएगी, द ब्लड सप्लाई टू हार्ट थ्रू दिस आर्टरी विल स्टॉप, ठीक है, ये ब्लड सप्लाई हार्ट को थ्रू दिस कोरोनरी आर्टरी विल स्टॉप, ठीक है। तो हार्ट की ना कुछ मसल्स जो इससे रिसीव कर रही थी ब्लड, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, रिजल्ट इन डेथ ऑफ some of the muscles of the heart, डेथ ऑफ सम ऑफ द मसल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, जो मसल्स इस आर्टरी से ब्लड ले रही थी उनकी डेथ हो जाएगी। इस समय ना हार्ट के अंदर एक बहुत भयंकर पेन होता है, उसको हम एमआई कहते हैं, हार्ट अटैक भी कहते हैं, विच कॉजेस, ठीक है, हार्ट अटैक, इसको हार्ट अटैक कहते हैं, है ना, या इसको हम मायोकार्डियल इंफाक्शन भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफाक्शन। और कितनी कोरोनरी आर्टरीज है मुझे बता दो, कितनी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, कितनी बताई थी, देखो मैंने कोरोनरी आर्टरीज 3, देयर आर 3 कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, एक एक करके उनके अंदर ब्लॉक लगता चला जाएगा, एक एक करके हार्ट अटैक होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम कितने हार्ट अटैक हो सकते हैं किसी भी आदमी को, अभी बता रहा हूं प्रशांत, कैथेटर का अभी बता रहा हूं प्रशांत, हाँ प्रशांत बताता हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हार्ट अटैक हो सकते हैं किसी को, 3। उसके बाद 100% ब्लड सप्लाई हार्ट मसल्स को कट ऑफ और हार्ट की डेथ, है ना, हार्ट की डेथ हो जाएगी। क्लियर हो गया, है ना, हार्ट की डेथ हो जाएगी, हार्ट बंद हो जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। तो ये 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अब आप इसे ठीक कर रहे हो, जो आप कैथेटर कह रहे हो ना, वो बेसिकली पहले तो आप इसको ना पता करोगे, ठीक है, कि कहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है। तो उसके लिए हम एक प्रोसीजर अपनाते हैं जिसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं। अभी बताता हूँ, आप लोग कैथेटर लिख रहे हो ना, वो बताता हूँ मैं अभी। एंजियोग्राफी वो प्रोसीजर होती है जहां आप ना रेडियोपेक डाई डालते हो और देख लेते हो कि कितना ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, रेडियो ओपेक डाई यूज की जाती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, फ्लोइंग इनसाइड द हार्ट, फ्लोइंग इनसाइड कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो एक रेडियोपेक डाई यूज करते हैं,
बिल्कुल सरफराज, एकदम सरफराज, सही कह रहे हो, तब हार्ट अटैक हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी जा रहा है ना, क्लॉटिंग कम है, तो एंजाइना होता रहता है, जैसे ब्लॉक हुआ तो हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, क्योंकि 100% ब्लड सप्लाई खत्म होगी ना उस मसल को। क्लियर हो गया? अच्छा, एंजियोग्राफी से फिर आप पता करोगे किस जगह ब्लॉक लगा हुआ है, क्योंकि ना अगर आप नॉर्मली अल्ट्रासाउंड के थ्रू करोगे तो आपको ब्लड नज़र नहीं आएगा, पर जब आपने उस ब्लड को रेडियो पे बना दिया तो आपको नज़र आ जाता है कहाँ पे ब्लॉक है। अब आपको उसको ठीक करना है, जो आप कह रहे हो आप लोग, वो प्रोसीजर कहलाता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी वो प्रोसीजर होता है जिसमें आप कैथेटर लिख रहे हो ना, कि कैथेटर को, रबर ट्यूब होती है कैथेटर, कैथेटर का यूज करके आप क्लॉट हटाते हो। एंजियोप्लास्टी। नहीं, पेन नहीं होता एंजाइना में। हाँ फरीन, ब्रेथलेसनेस होती है, सांस नहीं आती ठीक से, आदमी जल्दी हाफ जाता है, फरीन, ये सब भी होता है, ठीक है। एंजियोप्लास्टी, रिमूवल ऑफ क्लॉट, बाय यूजिंग, ठीक है, ए रबर ट्यूब कॉल्ड कैथेटर। ये जो आप कह रहे थे ना कैथेटर, जैसे आपका पेन पकड़ा हुआ है आपने, ठीक है, आपने एक पेन पकड़ा हुआ है हाथ में, है ना, जिससे आप लिख रहे हो, और पेन के अंदर देखो रिफिल है, ठीक है, तो इसी तरह से ना यहां पर एक कैथेटर पहुंचाया जाता है, और उस कैथेटर के अंदर ना एक वायर होती है, एक तार होता है उस कैथेटर के अंदर, ठीक है। जैसे आप पेन यूज कर रहे हो ना, पेन के अंदर रिफिल मौजूद है, ऐसे ही एक रबड़ की ट्यूब होती है, उस रबड़ की ट्यूब का थिकनेस यही होती है जैसे आपका पेन है, इससे थोड़ी पतली होती है और लंबी सी ट्यूब होती है वो, और जहां पेन के अंदर रिफिल है वहां पे उसके अंदर एक तार होता है, वायर होता है, ठीक है। अब आप उस कैथेटर को डालना शुरू करते हो, ठीक है, आर्टरी में, और उसका मूवमेंट, है ना, ऐसे डाल रहे हो या नेक से डाल रहे हो, ठीक है, नेक से भी डाल देते हैं, थाइस से डाल देते हैं, ठीक है, एब्डोमेन से डाल देते हैं, ठीक है, जहां पे भी आर्टरी उसको मिल गई वहां से वो डॉक्टर उसे डालता है। उसका जो मूवमेंट है वो डॉक्टर को ना अल्ट्रासाउंड पे नजर आता रहता है स्क्रीन पर। अब वो ब्यूटी उसकी यही है ना, खासियत यही है इस एंजियोप्लास्टी की, कि बाहर से घुमाते हुए, हाँ सरफराज, करीब करीब परमानेंट होता है ना, कि बाहर से ही आपको उस रबर ट्यूब को ऐसे घुमाना है, कैथेटर को ऐसे घुमाना है कि वो इस वाली आर्टरी में पहुंच गई, दूसरा एंड बाहर होता है उसका, ठीक है। अब आप उसको ना ऐसे पुश करो, जो उसकी वायर है, तो ये वायर है ना, दूसरा एंड तो बाहर है, तो ये वायर ना निकलेगी और यहां से निकल जाएगी और क्लॉट के अंदर घुस जाएगी। मान लो यहां पर कोई क्लॉट है और मैंने ऐसे यहां पहुंचा दिया और मैं इसको, तो वो ऐसे निकलेगा और उस क्लॉट को तोड़ देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। क्लियर हो गया? और अब दोबारा से नैरोइंग ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि अगर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी है, मतलब आर्टरीज की जो दीवारें वो बहुत रिजिड हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके इस एंड पे ना बैलून लगा देते हैं एक, ठीक है, ये बैलून लगा दिया, बैलून फुला देते हैं ऐसे, तो आर्टरी को ऐसा चौड़ा करेगा, फिर बैलून पिचका दिए, फिर वापस ले आए, फिर बैलून फुला दिया, आर्टरी को चौड़ा कर दिया, फिर बैलून पिचका के ले आए। इसको हम एंजियोप्लास्ट, है ना, इसको बैलूनिंग एंजियोप्लास्टी कहते हैं। दिस इज बैलूनिंग, ठीक है, बैलूनिंग एंजियोप्लास्टी, ये बैलूनिंग एंजियोप्लास्टी होती है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि वो आर्टरी दोबारा नैरो ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, कई बार ना उसके अंदर ऐसे, आर्टरी के अंदर ऐसे स्प्रिंग लगा देते हैं, इसको हम स्टेंट कहते हैं।
ठीक है, आपने सुना होगा उस आदमी को 3 स्टंट पड़े हुए हैं, उस आदमी को 2 स्टंट पड़े हुए हैं, तो ऐसे ना स्टंट लगा देते हैं। उससे जो वो होती है, वो स्प्रिंग होते हैं, वो उसे पिचकने नहीं देते हैं दोबारा से। अब मान लो डॉक्टर ने, आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, है ना, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, उसने 1 घंटे तक ट्राई कर लिया क्लॉट को खुलने का, लेकिन क्लॉट खुल ही नहीं रहा है, तो फिर वो हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है वो, ये सब कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं सर पास, ठीक है। और अगर वो नहीं खुल रहा है क्लॉट, तो फिर वो आदमी ना कार्डियक सर्जन के पास जाएगा। कार्डियक सर्जन, कार्डियक सर्जन क्या करेगा, इतना पीस काट के हटा देगा, ठीक है, और लेग से एक सेफनस वेन होती है, उसे लेके लगा देगा। एक लेग में ना सेफनस वेन होती है, उसका एक पीस काट के यहां पे चिपका देता है। क्लियर हो गया? हाँ होता है, पेनफुल होता है ये, लेकिन वो ये है कि बेहोश करते हैं, फिर भी होश में आने के बाद बहुत पेन होता है, ये सारे पेनफुल कंडीशंस तो नहीं है, पेनफुल प्रोसेस है। क्लियर हो गया? एंजियोप्लास्टी क्या होती है, बैलूनिंग एंजियोप्लास्टी क्या होती है, स्टंट क्या होता है, ठीक है, इसको हम बाईपास कहते हैं, ठीक है, इसे हम बाईपास कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बाईपास सर्जरी। ये कार्डियक सर्जन करता है, दिस इज बाईपास सर्जरी। उतना वो काट के हटा देगा और उसकी जगह सेफेनस वेन लगा देगा। मॉर्फिन पिलाते हैं, बिल्कुल कह रहे हैं सरफराज, मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं। मॉर्फिन आपको पता ही, आपने किया हुआ है, मॉर्फिन इस दुनिया का बेस्ट पेन किलर होता है। हाइपरटेंशन, एक्सेसिव इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, है ना, बियॉन्ड 140/90, है ना, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस हाइपरटेंशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाँ हार्ट अटैक का सरफराज कई बार सडन एंग्जाइटी, तो एड्रेनलिन रिलीज हो गया। एड्रेनलिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उससे आ जाता है हार्ट अटैक। कोई डरावनी चीज़ देख ली, डरावनी चीज़, सडनली कोई अजीब सी न्यूज़ सुन ली, ठीक है, तो हमारे शरीर में ना एड्रेनलिन रिलीज होता है, आपको पता ही है, एपिनेफ्रिन कहते हैं, वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो जो उसने ब्लड वेसल को दबा दिया, तो ब्लड सप्लाई हार्ट को बंद हो गई, उससे भी हो जाता है हार्ट अटैक, ठीक है। किडनीज में प्रॉब्लम हो, उससे भी आ जाता है। एक्सक्रीटरी में मैं बताऊंगा, एक मैकेनिज्म होता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरॉन सिस्टम, उससे भी आ जाता है। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, कंटिन्यूअस हाइपरटेंशन, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कैन डैमेज, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स, नहीं सर्जरी से और थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं सरफराज, ठीक है, डॉक्टर देख लेता है कि कितना कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी बस ये होते हैं, प्रेफर हो जाती है। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड ब्रेन, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस हाइपरटेंशन हो गई लंबे समय के लिए, तो बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, जैसे किडनी एंड ब्रेन, ठीक है, किडनी एंड ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, ये हाइपरटेंशन है, ठीक है। हाँ जी, हार्ट फेल क्या होता है, हार्ट फेल क्या होता है, ठीक है सरफराज, हार्ट फेल होता है व्हेन
heart does not pump enough blood when heart does not pump enough blood to meet oxygen requirement of the body. ठीक है, ये हार्ट फेल हो गया। नहीं, वो वेन एक्स्ट्रा नहीं होती शिवानी, पर वो वेन स्ट्रेच हो जाती है, तो जितना पीस काटा है वो स्ट्रेच कर देते हैं वहां पे थाइज में। ठीक है, अच्छा, हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक जब हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन ना मिले। व्हेन मसल्स ऑफ हार्ट do not receive sufficient oxygen, when muscles of the heart do not receive sufficient oxygen, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? बता दो, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट मतलब बंद हो जाना, कहते हैं ना उस आदमी को अरेस्ट कर दिया, बंद कर दिया है। हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, डेथ। ठीक है, डेथ। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो हर्षिता, यस सबा, हार्ट बीट ही बंद हो गई, डेथ। ठीक है, तो ये कुछ और डिसऑर्डर्स थे हार्ट के। ठीक है, ओके, यस शिवानी। ठीक है, अच्छा, एक होता है ईसीजी। ईसीजी ईसीजी सरफराज, वो जो शॉक देते हैं ना सरफराज, जब ना आप भी देखोगे, जब आप इंटर्नशिप में जाओगे सरफराज, पहली बार इंटर्नशिप में होते हैं सारे काम। ठीक है, तो मान लो किसी आदमी की ना डेथ हो गई, मान लो किसी आदमी का हार्ट बंद हो गया, अभी आपके सामने हार्ट बंद हो गया सरफराज, तो उसको ना हार्ट को दोबारा से रिवाइव करोगे, दोबारा शुरू करोगे, तो आपको ना हार्ट को दोबारा से शुरू करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला होता है मैकेनिकल, जोर जोर से उसके हार्ट के ऊपर मारो, ठीक है, ऐसे जोर जोर से, तो पहला हो गया मैकेनिकल। दूसरा होता है केमिकल। केमिकल में क्या होता है? एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लेते हैं सिरिंज में और सीधा हार्ट के अंदर मारते हैं, ये हो गया केमिकल, है ना। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल, उसमें वो शॉक जो देते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं हार्ट जब बंद हो रहा है उसको दोबारा से शुरू करने के। हाँ, बिल्कुल से कह रहे हो सदफ। प्रशांत, उसे हाइपर कार्डियोमेगैली कहते हैं प्रशांत, अगर साइज चेंज हो गया ना, कार्डियोमेगैली। बड़ा दिल होना, कार्डियोमेगैली कहते हैं सदा उसको प्रशांत, है ना, कार्डियोमेगैली, बड़ा दिल होना। एथलीट्स में जाता है कई बार। वैसे बड़ा दिल होना अच्छी बात नहीं है नॉर्मली, कहते हैं ना वो आदमी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत खुले दिल का है, बहुत बड़े दिल का है, पर नहीं, बड़ा दिल होना अच्छी बात नहीं है। ईसीजी, हाँ जी, एनसीईआरटी में की लाइन बताओ क्या लिखी हुई है ईसीजी में? यू मस्ट हैव सीन patients in ICU attached to, ठीक है,
You must have seen patients in ICU attached to a monitor, to a machine. यही लिखा है ना एनसीईआरटी ने. The machine goes क्या बफरिंग हो रही है क्या? मेरे एंड पे हो रही है? मेरे यहाँ तो नेट ठीक आ रहा है. यस सरफराज, बिल्कुल. द मशीन गोज बिप, है ना, एंड पर्सन गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट. ठीक है, श्रवण क्लियर है या संगीता क्लियर है? अरे तो फिर उन्हीं की खराब हो रही है ना. पी 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 एंड पर्सन गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट. कोई बात नहीं सानिया, थोड़ा उसको साइकिल की घंटी. यस, एंड पर्सन गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट. ठीक है, डेथ. ठीक है, यस सरफराज सही कह रहे हो, यही लिखा हुआ है, मुझे पता है. ईसीजी क्या करता है? ईसीजी जो मैकेनिकल एक्टिविटी है हार्ट की, उसको एक ग्राफ की फॉर्म में शो करता है. यही करता है ना ईसीजी. ठीक है, तो ईसीजी एग्जिबिट्स मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट in the form of graph. Electrocardiogram, है ना, in the form of graph. In the form of graph. ठीक है, यस सरफराज, है ना. एक्चुअली इट इज द करंट प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मसल्स. बिल्कुल सही कह रहे हो. अच्छा एक बात बताओ, पता है जो मशीन है, मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो पेपर आता है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं. अब ऐसा क्यों, ये मुझे आज तक नहीं पता. जब आप डॉक्टर बन, है ना, मैं जब डॉक्टर बना, अभी भी मैं डॉक्टर हूँ, तब भी मैं पूछता था कि ये सब क्या है. ठीक है, इसको हम ग्राफ पेपर को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, है ना, और मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं. ठीक है, उल्टा क्यों है, लेकिन मुझे पता नहीं चला. जब आप डॉक्टर बनो, जब आप पढ़ाई करो ईसीजी की, अगर आपको पता चल जाए तो मुझे ज़रूर बताना कि ये उल्टा क्यों है. ठीक है, ये देखो ईसीजी. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स कहाँ का लगाते हैं? इलेक्ट्रोड्स, 3 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं. राइट रिस्ट, ठीक है, 3 electrodes are used. ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं. दीपांशु सच में मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि उल्टा क्यों बोला जाता है. मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह देते हैं, और जो ये ग्राफ पेपर निकलता है इसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह देते हैं. पता नहीं उल्टा क्यों बोल देते हैं. सही कह रहे हो. एक होता है राइट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट और लेफ्ट एंकल. 3 जगह लगाते हैं ना. सही कह रहे हो काजल, हमें कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, और इसमें ना ये सब चलता रहता है. देखो जैसे इसको ये ले लो, ये एक ले लो. ठीक है, टेक दिस वन. ये होता है पी क्यू. पी क्यू, ये होता है क्यू आर एस. ठीक है, और ये होता है टी.
ठीक है, इस तरह से चलती है वेव। ठीक है, और देख लेते हैं कहीं पे, बाकी तो इन्वर्जन हो रहा है कुछ वेव्स का। देखो ये आता है पी क्यू, पी क्यू, ये होता है आर, ठीक है, ये होता है एस और ये होता है टी। ठीक है, पी क्यू आर एस टी। यस सरफराज। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, रियल लाया हूं, रियल लाके आया हूं मैं। ठीक है, आई हैव ब्रॉट अ रियल ईसीजी, ये असली ईसीजी है। हाँ मैं अब इसकी बताता हूं वेरिएंट्स क्या आते हैं। हाँ, फिंगर पे क्लिप आजकल भी लगाते हैं ना सरफराज, आपने देखा तो होगा, उससे पल्स रेट पता करते हैं, उससे ऑक्सीजन कितनी जा रही है ब्रेन को वो पता करते हैं सरफराज। ठीक है, आजकल ये जो फिंगर पे जो आर्टरी होती है ना, इससे बहुत चीज़ें पता कर लेते हैं। कोरोना में भी तो देखा होगा आपने सरफराज कि वो फिंगर्स के ऊपर क्लिप लगा देते हैं जिससे पल्स पता करते हैं, ठीक है, कितनी चल रही है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन पता कर लेते हैं उससे। ऑक्सीमीटर कहते हैं हर्षित उसे, सही कह रहे हो। ठीक है, ये देखो ये उल्टी हो गई, इन्वर्जन हो गया है। ये देखो ये सब एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, और ये सारे एबनॉर्मल हैं। तो इस ईसीजी में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें भी हैं। ठीक है, देखो ऐसे चलता है ना ये ईसीजी, ऐसे चलती रहती है ईसीजी। ठीक, ऐसे चलती है। ठीक है, देखो अब देखो, सबसे पहले क्या आती है पी क्यू, फिर क्या आती है क्यू आर एस और टी। ठीक है, ये ऐसे चलता है। ठीक है, और ये ग्राफ पेपर हो गया, ये आपको पता है, दिस इज ऑल ग्राफ पेपर। ठीक है, ये तो ग्राफ पेपर है ही, और ये वेव है, ये ईसीजी है। ठीक है, ये ईसीजी हो गई। अच्छा मुझे बताओ, कोई बात नहीं, अब मुझे बताओ कि पी क्यू क्या होता है। सबसे पहले बताओ पी क्यू क्या होता है। पी क्यू होता है एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मैंने आपको बताया था, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन तीनों एक ही चीज होती है। ठीक है, वेरी गुड, डीपोलराइजेशन सरफराज। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल। चलो बताओ क्यूआरएस क्या होता है। क्यूआरएस वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेरी गुड। और एसटी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सुनो, एक क्वेश्चन आता है आपको, बहुत कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, आपको बहुत कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो आप, राइट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ईसीजी, है ना, इनमें से ईसीजी से क्या डिटेक्ट नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ईसीजी। नंबर 1 एट्रियल सिस्टोल, नंबर 2 एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ईसीजी। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। यस, वेरी गुड। फरहीन, रितेश, अंशिका, काजल, रैनी, प्रशांत, सदफ, शिवानी, वेरी गुड।
साक्षी वेरी गुड फरीन। ठीक है, इसमें एट्रियल डायस्टोल का पता नहीं चलता। ठीक है, ये याद रखना, जस्ट रिमेंबर इट। वेरी गुड दीपांशु। अच्छा एक चीज और बताओ, ठीक है ना, इफ एसटी वेव इज एलिवेटेड, ठीक है, अगर एसटी वेव एलिवेट हो गई, हाँ सरफराज, एट्रियल डायस्टोल जो होता है ना वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओवरलैप कर जाता है एट्रियल डायस्टोल को, तो वेव जो आती है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की आ जाती है, एट्रियल डायस्टोल की वेव नहीं आती। यस बिल्कुल सदफ, सही कह रहे हो। इफ एसटी वेव इज एलिवेटेड देन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। उस समय उस आदमी को हार्ट अटैक आया हुआ है, एमआई, उस आदमी को एमआई आया हुआ है उस समय। यस वेरी गुड फरहीन तान्या, ठीक है, उस आदमी को एमआई आ गया। इफ एसटी वेव बिकम्स फ्लैट, अगर एसटी वेव फ्लैट हो गई, ठीक है, देन हार्ट मसल्स, ठीक है, आर नॉट गेटिंग sufficient oxygen। हार्ट मसल्स है ना, आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया ईसीजी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप्स। अब आप आ जाओ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स, सुनो हमने ये डिस्कस किए थे, ए बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, हमने ब्लड ग्रुप्स डिस्कस किए हैं कि नहीं किए हैं? अभी मेरे ख्याल से हमने किए हैं ब्लड ग्रुप्स डिस्कस, नहीं किए? अंशिका ब्लड ग्रुप्स डिस्कस नहीं किए? और ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, यस बिल्कुल फरीन, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग भी नहीं करी? अच्छा ठीक है, क्लॉटिंग भी नहीं करी ना अभी, ठीक है, तो पहले डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो ये ब्लड है ना, ब्लड ग्रुप्स ये आरबीसी के ऊपर होते हैं। ए में एंटीजन ए होता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसका मतलब उसमें एंटीजन क्या होगा? बी। जिसमें ग्रुप ए बी है उसके अंदर दोनों होंगे, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ मतलब जीरो, तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन। याद रखना जो एंटीजन होता है ना वो उस आदमी का ब्लड ग्रुप होता है, और अपोजिट वाली एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा बना के समझा देता हूं। अभी ये ए ब्लड ग्रुप में एंटी बी होगी, बी में एंटी ए होगा, ग्रुप ओ में ए और बी आएगी। ठीक है, अभी सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। लिसन, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग दो तरह से की जाती है। ठीक है, एक सिस्टम तो होता है एबीओ सिस्टम, और एक होता है आरएच सिस्टम। ठीक है, एबीओ और आरएच। ठीक है, पहले हम एबीओ सिस्टम लेंगे, उसके अलावा डफीज ब्लड ग्रुप भी होता है, एमएन ब्लड ग्रुप भी होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है। ठीक है, लेकिन मेन हम दो ही लेते हैं, एबीओ और आरएच। ठीक है, एबीओ में कौन कौन सा आता है? ए बी
O और AB, ठीक है। और RH में क्या क्या आता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ठीक है। पहले हम शुरू करेंगे ABO सिस्टम। ठीक है, पहले हम ABO सिस्टम शुरू करते हैं। हाँ बता रहा हूं सदफ, ठीक है। और याद रखना ये जो एंटीजेंस होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन RBC। ये RBC के ऊपर होते हैं, ठीक है। मान लो एक आदमी है, ठीक है, मान लो एक आदमी है, सपोज देयर इज अ पर्सन डेविड, ठीक है। मान लो एक आदमी है डेविड, ठीक है। उसकी जो RBCs है, ठीक है, मान लो डेविड की जो RBCs हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो शुगर मौजूद है, ध्यान से सुनना इसको, सपोज किया हमने, सपोज, एक्चुअली ऐसा नहीं है ना, सपोज किया है, प्लीज ध्यान से सुनो कि मान लो एक आदमी है डेविड, डेविड की जो RBCs है ना, मान लो उसके ऊपर एंटीजन मौजूद है A, उसके ऊपर जो शुगर है, उस शुगर की शेप, आपने सेल मेम्ब्रेन जब आप पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे उसमें शुगर होती है, तो वो जो शुगर है डेविड के अंदर, उसकी शेप मान लो इंग्लिश अल्फाबेट A को रिजेंबल कर रही है, ठीक है। तो जो शुगर की शेप होती है उसी को ही हम एंटीजन कह देते हैं। हम कहेंगे इसके अंदर एंटीजन A है, वो ये सरफास मल्टीपल एलील्स है ना, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, एंटीजन A, ठीक है। और जो एंटीजन होता है वही उस आदमी का ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप A, ठीक है। दूसरा लिख लो, दूसरा एक आदमी है, ठीक है, कैविड, दूसरा एक आदमी है कैविड, ठीक है। कैविड की जो RBCs हैं, ठीक है, उसके अंदर जो शुगर मौजूद है, मान लो उसकी शेप इंग्लिश अल्फाबेट B को रिजेंबल कर रही है, तो हम कहेंगे कि कैविड के अंदर एंटीजन B है, ठीक है, कैविड के अंदर एंटीजन B है। और जो एंटीजन होगा वही उस आदमी का ब्लड ग्रुप होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया B, ठीक है। मान लो एक आदमी है सेविड, तीसरा सेविड, ठीक है, उसके अंदर जो RBC है उसमें जो शुगर है, उसमें दोनों तरह की शुगर्स हैं, A वाली भी और B वाली भी है, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरह की शुगर है, A और B, तो इसके अंदर एंटीजन क्या होगा, AB, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप AB, नहीं कैविड। और चौथा आदमी है हैविड, चौथा आदमी है हैविड, ठीक है, उसके अंदर जो RBC मौजूद है उसमें शुगर है ही नहीं, तो मतलब जीरो है ही नहीं, तो जीरो, तो एंटीजन जीरो, ठीक है, ब्लड ग्रुप जीरो। पर एक्चुअली ये जीरो है, लेकिन ना बाकी के जो ब्लड ग्रुपिंग है वो हम इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसको भी हम O बोल देते हैं, ना कि जीरो, ठीक है। इसको हम देखो शिवानी, ये सारे नाम महज काल्पनिक हैं, इनका किसी भी जीवित या मृत से ना कोई रिश्ता है ना कोई संबंध है, ये सारे नाम महज काल्पनिक है, इनका किसी भी जीवित या मृत से कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना है। सदफ हमने माना है ये,
सदफ वी हैव अज्यूम्ड, हमने माना है ये कि उसके अंदर जो शुगर है। डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर प्रशांत, दिस इज ए डिस्क्लेमर। अच्छा सुनो 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 सुनो, हाँ पर अच्छा सुनो, इंटर्नशिप में 24 घंटे की ड्यूटी लगती है। सुनो सुनो, इंटर्नशिप में 24 आवर्स की ड्यूटी लगती है। सुबह 9 बजे शुरू हुई, अगले दिन सुबह 9 बजे ख़त्म हुई, ठीक है। और अगले दिन सुबह 9 बजे आपका बॉस तब छोड़ेगा आपको जब वो आ जाएगा रिलीवर, जिसकी 9 बजे से शुरू होनी है, नहीं तो छोड़ेगा ही नहीं आपको। अब 12 बज गए, ठीक है, 12 बज गए। बॉस ने कहा कि डेविड को ब्लड चढ़ा दो आप, ठीक है। हाँ बता रहा हूँ ना सरफराज, अभी आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ सरफराज, ठीक है। तो 24 आवर्स ड्यूटी लगती है ना इंटर्नशिप में। भाई वेडनेसडे को सुबह 9 बजे शुरू हुई और थर्सडे को सुबह 9 बजे ख़त्म होगी, 24 आवर्स लगती है। पर थर्सडे को भी 9 बजे आपका बॉस तब छोड़ेगा आपको जब वो इंटर्न आ जाएगा जिसकी 9 बजे शुरू होनी है। मनी रेयर नहीं होता है, 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है मनी, 25% होता है, ठीक है। अब मान लो वो आया नहीं इंटर्न जिसकी 9 बजे शुरू होनी है, 12 बज गए, 1 बज गया, आपको 28 घंटे हो गए ड्यूटी करते करते, ठीक है। तो बॉस ने बोला आपके कि डेविड को ब्लड चढ़ा दो, ठीक है। अब आप नींद में हो, 28 घंटे हो गए, ठीक है। नींद में ही आप ब्लड बैंक में चले गए और आपने गलती से बी ब्लड निकाला और डेविड को चढ़ा दिया, ठीक है। आपने गलती से बी ब्लड डेविड को चढ़ा दिया। प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि जो चीज़ हमारे शरीर में नहीं होती हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। जो चीज़ हमारे शरीर में नहीं होती हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती, और उसको मारने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। तो डेविड की बॉडी क्या बनाना शुरू कर देगी? एंटीबॉडी बी, यहां पे बनेगी एंटीबॉडी ए। यहां पे दोनों ही मौजूद है तो बनेगी नहीं, कोई भी चीज उसके लिए नहीं है। डेविड तो गया, सदफ सही कह रहे हो, ठीक है। तो एंटीबॉडी 0 और इसमें दोनों बनेंगी, ठीक है। सरफराज एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक है। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चलता है, ठीक है, लड़ाई चलेगी, एंटीजन आया, मारने के लिए एंटीबॉडी बनी, तो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चलेगा वो डेविड की आरबीसीज पे चलेगा, तो डेविड की आरबीसीज टूट जाएंगी, जिसकी वजह से डेविड की डेथ हो जाएगी। डेविड रेस्ट इन पीस, डेविड जा, दुख हुआ। सदफ आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। सदफ कह रहे हैं इंटर्नशिप पे ही कैरियर खत्म। ठीक है, तो इस तरह से ना मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, जो रेसिपिएंट होता है उसकी आरबीसी टूट जाती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से, और आरबीसी टूट जाने से रेसिपिएंट की डेथ हो जाती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि अगर गलत ब्लड चढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? गलत ब्लड चढ़ गया तो ये प्रॉब्लम आएगी कि बॉडी उस ब्लड के अगेंस्ट ना एंटीबॉडीज बनाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चलेगा, और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चल रहा है, ये जो रेसिपिएंट है जिसको ब्लड दिया गया है उसकी आरबीसीज के ऊपर चल रहा है। ठीक है, मान लो आपकी जो क्लास है उसमें चढ़ के 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हो डेस्क के ऊपर, है ना, आपकी क्लासेस में जो डेस्क पड़ी हुई है उसके ऊपर, डेस्क के ऊपर चढ़ के 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हो तो डेस्क टूट जाएगी। ऐसे ही होता है जिस सेल के ऊपर भी, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चलता है वो सेल टूट जाता है, दैट सेल ब्रेक्स। ठीक है, जिसकी वजह से उस आदमी को प्रॉब्लम आती है।
सरफराज, प्रशांत कह रहा है नो आई एम सॉरी कह देंगे। क्लियर हो गया ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा अच्छा, याद रखना रिमेंबर, इस दुनिया में 85% पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, इस दुनिया में 85% पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, 85% पॉपुलेशन के अंदर एक और एंटीजन होता है, रीजस एंटीजन। रीजस एंटीजन होता है ठीक है, ऐसे लोग कहलाते हैं RH पॉजिटिव, ठीक है। और 15% के अंदर पॉपुलेशन में इस दुनिया में रीजस एंटीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। ये लोग कहलाते हैं RH नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, या नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, या दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं, या दोनों एक दूसरे को नहीं दे सकते? कौन किसको दे सकता है पॉजिटिव नेगेटिव में से? पॉजिटिव का मतलब है एंटीजन मौजूद है, नेगेटिव का मतलब है एंटीजन मौजूद नहीं है। देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव को ब्लड डाल दिया, ठीक है, तो नेगेटिव के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी। वेरी गुड रानी। लेकिन RH नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, ठीक है। तो जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम दोनों चीजें देखते हैं। मान लो डेविड के अंदर, ठीक है, RH है तो हम कहेंगे RH पॉजिटिव। मान लो केविड के अंदर नहीं है तो हम कहेंगे नेगेटिव। मान लो सेविड के अंदर RH है, RH पॉजिटिव। मान लो हैविड के अंदर नहीं है तो वो RH नेगेटिव, ठीक है। अच्छा ओवरऑल याद रखना यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? O नेगेटिव, याद रखना यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। O नेगेटिव ये होता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर ना तो A है, ना B है, ना RH है, तीनों ही चीज़ नहीं है O नेगेटिव में। उसको आप किसी में भी दे दो तो वहाँ जाके एंटीबॉडीज़ बनवाएगी, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब कुछ अंदर आया ही नहीं तो एंटीबॉडीज़ क्या बननी। और AB पॉजिटिव सबसे चालाक है, सेविड सबसे चालाक है, वो तीनों चीज़ें पहले से ही लेके बैठा हुआ है। उसके अंदर AB है, B भी है और RH भी है, कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर। प्रशांत आप बहुत चालाक हो, AB पॉजिटिव वाले बहुत बढ़िया होते हैं अपने लिए प्रशांत, ठीक है। उनके अंदर A भी होता है, B भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं, वो कुछ भी डाल दो उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वेरी गुड सरफराज। O नेगेटिव, हो शिवानी AB पॉजिटिव और दीपांशु डोनर। चलो अच्छा एक कंडीशन देखो, फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, ठीक है, और चाइल्ड RH पॉजिटिव आ गया। चाइल्ड RH पॉजिटिव आ गया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम क्या आएगी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ निकल जाएगी, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी विल बी सेफ।
ठीक है, पहली प्रेगनेंसी सेफ निकल जाती है। यस, क्योंकि ना प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का और मदर का ब्लड मिक्स नहीं होता ना, बिकॉज ब्लड ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, नेवर मिक्सेस थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ठीक है, लेकिन बर्थ के दौरान मिक्सिंग होता है। ठीक है, बट देयर इज स्लाइट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान मिक्स हो जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड प्रशांत। यस सर, सरफराज, बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे ही मदर का ब्लड जैसे ही बच्चे का ब्लड मदर में गया, ठीक है, एज द ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव चाइल्ड एंटर्स RH नेगेटिव मदर। ठीक है, तो मदर एंटीबॉडीज बनाएगी, एंटीबॉडीज विल डेवलप इन मदर। ठीक है, एंटीबॉडीज विल डेवलप इन मदर। ठीक है, ये एंटीबॉडीज मदर में स्टोर हो जाती हैं, विच आर स्टोर्ड इनसाइड ठीक है बॉडी ऑफ मदर। ठीक है, अब ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, क्रॉसेस प्लेसेंटा। ठीक है, और फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वेरी गुड प्रशांत। एंड डिस्ट्रॉयज आरबीसी ऑफ फीटस। ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी में ये, पहली वाली तो सेफ निकल जाती है, ये सेकेंड में है। ठीक है, इस बीमारी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट इट दिस डिसीज, इंजेक्शन ऑफ anti-RH antibody is given immediately, is given to mother immediately after the birth of first child। आप एंटीबॉडी बनने ही मत दो। ठीक, एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, GAM, बिल्कुल सरफराज, बिल्कुल सही कह रहा हूं। GAM कहां पर?
ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखो, एक और, मदर बी है, चाइल्ड ए है, ठीक है, मदर बी है, चाइल्ड ए है। अब ड्यूरिंग बर्थ सम बी of mother enters a child, ठीक है। जो बी है, अच्छा, रोगम दीपांशु सरफराज, रोगम उस इंजेक्शन का नाम होता है, ठीक है, रोगम इज दैट इंजेक्शन। जी एंटीबॉडी, गैम वो होता है, रोगम कहते हैं उसको, सही कह रहे हैं, आईजीजी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर बर्थ के दौरान, सुनो एक और कंडीशन लो, एक और कंडीशन ले लो, मदर बी है, चाइल्ड ए है, अगर बर्थ के दौरान ये ब्लड ऐसे चला जाए, ठीक है, बी का ए में चला गया बच्चे में, देन सम आरबीसीज ऑफ चाइल्ड, ठीक है, विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बच्चे की कुछ आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है, विच विल कॉज जॉन्डिस इन चाइल्ड, ठीक है। तो कई बार हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDN, हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, तो अगर एबीओ सिस्टम में मिसमैचिंग है तो कई बार ना न्यूबॉर्न चाइल्ड को जॉन्डिस हो जाता है। हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं इसको। सरफराज, अगर आरबीसी बर्स्ट हो जाए ना, तो आरबीसी बर्स्ट हो जाने से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्शन में बताया था, याद है। और हीमोग्लोबिन से जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बना देते हैं, बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, जॉन्डिस हो जाता है। आरबीसी बर्स्ट होने से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, और हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन बनता है जो बाइल पिगमेंट है, ठीक है। क्लॉटिंग और देख लो, क्लॉटिंग। अच्छा, अगर चोट लग जाए आपको तो मिनिमम क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? अगर पिन चुभ जाए तो मिनिमम क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? मिनिमम 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हो अंशिका। स्टेप्स क्या होते हैं क्लॉटिंग में? देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंजरी। सबसे पहले चोट तो लगे तभी तो क्लॉटिंग होगी, इंजरी, ठीक है। ब्लड वेसल रप्चर हो गई, ब्लड वेसल रप्चर हो गई, ठीक है। और रप्चर्ड ब्लड वेसल में से एक केमिकल रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। रप्चर्ड ब्लड वेसल से केमिकल रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। यहां पर प्लेटलेट्स भी आ गए, प्लेटलेट्स भी रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन से रिलीज होता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक एंजाइम रिलीज होता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ये एंजाइम, ठीक है, एक्ट करता है ब्लड वेसल्स पे और कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है
फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में, ठीक है, और फाइब्रिन एक क्लॉट बनाता है, उसमें सेल्स फंस जाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लॉट, इसे क्लॉट कहते हैं। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड क्लॉट। ठीक है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो गई, कॉल्ड वेसोडाइलेशन, ठीक है, इसे वेसोडाइलेशन कहते हैं। ठीक है, कौन करवाता है ना, डायलेट कौन करवाता है? हिस्टामिन, ठीक है, डायलेट करवाता है हिस्टामिन। और हिस्टामिन किससे रिलीज होता है? हिस्टामिन रिलीज होता है ब्लड सेल से, है ना, मास्ट सेल से। हिस्टामिन रिलीज्ड बाय मास्ट सेल्स, मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है। ठीक है, ठीक, याद रखना, मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में कि सोडियम हमेशा प्लाज्मा में होता है, याद है? मैंने आपको बताया था ना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि सोडियम कभी भी सेल के अंदर नहीं होता, सोडियम हमेशा एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। सोडियम कैन नेवर बी इनसाइड आरबीसी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में बताया था, याद है? सोडियम हमेशा प्लाज्मा के अंदर होता है। ठीक है, हाँ मैं पढ़ रहा हूं आपके, ठीक है। मास्ट सेल से रिलीज होता है, मास्ट सेल तीन चीजें सीक्रेट करते हैं ना, पता है ना आपको? हिस्टामिन, हेपेरिन, सीरोटोनिन। हिस्टामिन, हेपेरिन और सीरोटोनिन, ये रिलीज करते हैं ना मास्ट सेल्स, तीन केमिकल्स रिलीज करते हैं ना। ठीक है, मैं आपके देख रहा हूं कमेंट्स, देख नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसे देख करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता, नहीं 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 नहीं, आप जो पूछ रहे हो ना, सेफेनस वेन लेग में होती है, सेफेनस वेन लेग में होती है, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम में होती है, फ्रेनिक का मतलब डायफ्राम होता है, फ्रेनिक का मतलब डायफ्राम होता है।
ठीक है। देखो याद रखना, ब्लड इज इक्वल टू, याद रखो, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ठीक है। लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो सीरम कभी भी क्लॉट नहीं करता, नेवर क्लॉट्स, क्योंकि फाइब्रिनोजन हटा दिया आपने, नेवर क्लॉट्स। कुछ क्वेश्चंस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से भी आएंगे, याद रखना, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सम क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो नाउ टेल मी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? लिम्फ पे क्वेश्चन ही डाल रहा मैं, ठीक है। लिम्फ से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला है, लिम्फ क्योंकि हमने किया भी नहीं है। ठीक है, आई नेवर नॉट गिवन ए क्वेश्चन फ्रॉम लिम्फ। विटामिन के यहाँ पे क्लॉटिंग में, यहाँ पे विटामिन के ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनवाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनवाता है, विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन बनवाता है। ठीक है, चलो फिर आज का यहीं ख़त्म करते हैं। क्लोटिंग फैक्टर्स पे क्वेश्चन नहीं डाले हैं फरीन मैंने, इसमें महनाज अभी हम लिम्फ और कर लेंगे और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में और बता दूंगा। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच। याद रखना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज पे भी क्वेश्चंस हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज पे भी आएंगे क्वेश्चन, उस चैप्टर को भी देख लेना एक बार।